जय हिंद। कल जो था वो वीडियो रुक चुका था, जो पढ़ा रहे थे उसमें वीडियो रुक कट गया था। तो आज हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1858 तक पढ़ेंगे। 1853 तक का पढ़ेंगे और 1858 के से लेकर और 1947 तक भारत शासन अधिनियम है। और इससे पहले जो है वो 1773 से लेकर 1853 तक चार्टर एक्ट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे था। इसमें जो था हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात किए थे कल। इसमें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस लिए आया, तो इसके बारे में हमने बताया था कि 1769 से 70 के बीच बंगाल में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण जनता के पास आक्रोश बढ़ती जा रही थी। जनता के पास धन नहीं था और ऊपर से द्वैत शासन लग रहा था। एक तो अंग्रेज लूट ही रहे थे और वहाँ के नवाब भी लूट रहे थे, जिससे जनता में आक्रोश की भावना फैल रही थी। ब्रिटिशर सरकार को यह डर लग रहा था कि हमें ज़्यादा दिन तक उस पर राज करना है और इस प्रकार से अगर करेंगे तो शायद ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक्ट लाया। उसमें और भी कमियां थी कि जिसके तहत जैसे कि अंग्रेज जो थे वो कर्मचारी मनमानी कर रहे थे। उस समय जो थे अंग्रेज कर्मचारी सब वो मनमानी कर रहे थे। उसमें जो था तीनों प्रेसिडेंसी जो था बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, वो अलग अलग था, सभी स्वतंत्र थे। और जब सभी स्वतंत्र थे तो सभी अपना अपना राय लेकर डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास चले जाया करते थे, जिसके कारण इनको जब भी किसी से युद्ध होता था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी बेचैन रहता था। तो इसीलिए लगा कि नहीं, एक वहाँ पर गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाए ताकि इसको कंट्रोल भारत से किया जाए और एक जो मुद्दा है वो हम तक आए। इसी के तहत जो है 1773 के एक्ट के तहत ही पहला बार जो था, इस समय जो अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन था तो लॉर्ड नॉर्थ था। ब्रिटेन का जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थ था। कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, पीएम जिसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स। लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट में क्या क्या आई, ये बात थोड़ा देख लीजिए। इस एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे इस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत जो है पहला गवर्नर जनरल जो था, अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारिंग हेस्टिंग्स था। उस समय वारिंग हेस्टिंग्स था। वारिंग हेस्टिंग्स जो था वो इंग्लैंड से एक क्लर्क के रूप में आया था और यहाँ अपनी योग्यता के दम पर इन्होंने पहले बंगाल का गवर्नर बना और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल तक पहुँचा। तो इसके तहत जो थे वारिंग हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल, ये वारिंग हेस्टिंग्स बने। इस एक्ट के तहत जो है यह कहा गया कि कंपनी का जो कर्मचारी है वो किसी प्रकार का निजी व्यापार नहीं कर सकता है। ये बकलोल सब क्या करता था, कंपनी बूढ़ रहा है बूढ़ने दो, अपना फायदा के कारण कंपनी बूढ़ रहा है, अपना अपना व्यापार कर रहा है, सब कंपनी को छोड़ के सब अपना अपना व्यापार कर रहा था। तो इसके तहत कहा कि कोई भी अधिकारी जो है अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता है।
अपना निजी व्यापार जो आप लोग कर रहे हैं वो नहीं कीजिए। इसी के तहत इसी में कहा गया कि कोई भी रिश्वत नहीं लेगा। ये भारतीय से रिश्वत ले लिया करते थे। ये किसी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे। ये इस तीनों चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहला कि कोई निजी व्यापार नहीं कर सकता है, निजी व्यापार नहीं कर सकता है, रिश्वत नहीं ले सकता है, उपहार किसी प्रकार का नहीं ले सकता है। इसी के तहत पहली बार कंपनी को ब्रिटिशर संसद के तहत पहले बार कंट्रोल करने का जो नियंत्रित करने का जो रूल है ये इसी के तहत आया। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट फॉर्म है इसका, लिख देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला बार नियंत्रित करने का कोशिश किया गया। क्या करने का कोशिश किया गया? तो नियंत्रित करने का कोशिश किया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का कोशिश किया गया। इसी एक्ट के तहत जो है वो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो एंजिला एम्पे था। और जो न्यायाधीश थे वो 3 गो और न्यायाधीश थे। एक का नाम था हाइड, एक का नाम था चैम्बर्स और एक का नाम था लिम्बेस्टर्स। एक का नाम था हाइड, एक का नाम था चैम्बर्स और एक का नाम था लिम्बेस्टर। एंजिला एम्पे जो था वो मुख्य न्यायाधीश था। ये जो है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में गठित हुई। इस एक्ट के लागू होने के कारण अब गवर्नर को भारत में हो रही किसी भी प्रकार की घटना का सूचना अब ब्रिटिश इंग्लैंड के संसद को देना पड़ रहा था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी प्रकार की सामाजिक युद्ध की चर्चा इस सब की सूचना देना पड़ रहा था। ये जो है यहाँ पे बंगाल में था, बंगाल का गवर्नर यहाँ पर था। ये जो है ये मद्रास, ये वाला पोर्शन मद्रास था और ये था बम्बई। ये तीनों पर कंट्रोल था। तीनों जगह पहले गवर्नर था। इसी एक्ट के तहत अब इस दोनों को रिपोर्ट यहाँ के गवर्नर जनरल को देना। इस दोनों को के यहाँ गवर्नर ही रहने दिया गया। इसके यहाँ और इसके यहाँ अभी भी मद्रास और बम्बई में गवर्नर था। और बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय वारिंग हेस्टिंग्स, उसका पद बदलकर उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ आ रहा है ना? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। और अब इस दोनों को रिपोर्ट जो उसको देना पड़ता था कि क्या कर रहे हो, किससे युद्ध कर रहे हो, कौन पीटा। इसको बहुत पीटता था। यहाँ पे मराठा जब तब पीटते देते। इधर टीपू सुल्तान, हैदर अली उसका बेटा टीपू सुल्तान, उधर भी पिटाते ही रहता था। हर हमेशा युद्ध करते रहता था। कभी कभी फ्रांस से भी लड़ लेता था। भारतीय से तो लड़ता ही था। जो अलग से उपनिवेश बनाने जो भारत को आए थे, और भी पुर्तगाली आए थे, फ्रांस आए थे, स्वीडन से आए थे, तो ये उन सब से भी लड़ता था। ऐसा नहीं था कि भारतीय से लड़ रहा था, फ्रांस से भी लड़ लिया करता था। इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई। इस एक्ट में कमियां ये रह गई कि इसमें ये बात नहीं डिफाइन कर पाई सरकार कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो है उसका काम क्या है, और मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट, उसका काम क्या है। इसके कारण एंजिला एम्पे जो था
वो बहुत दादागिरी झाड़ रहा था। वो गवर्नर जनरल को कुछ समझता ही नहीं था। किसी प्रकार की एक्ट लाती थी तो ये उसमें बाधा डालता था। इसी की कमियां को सुधारने के लिए 1781 में एक एक्ट आया, वो एक्ट ऑफ अमेंडमेंट कह सकते हैं, मतलब सुधारक कानून। एक 1781 में इसी को सुधारने के लिए एक एक्ट जो आया था, बस 1781 में वो एक्ट आया हुआ था। 1781 में ये जो है चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के तहत जो ये एक्ट आया था, बस 1773 की जो गलतियां हुई थी, 1773 में जो गलतियां हो गई थी उसको सुधारने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को, कलकत्ता की जो सरकार है उसको इस बिहार, ये बंगाल और ये उड़ीसा, इस पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर इसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, यहाँ के कलकत्ता की सरकार को। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का क्या काम है और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की क्या काम है, इस बात की डिफाइन कर दिया गया, वेरीफाई कर दिया कि भाई आपका काम ये है, आप यही देखिए। एंजेला एमपी को कहा गया कि तुम्हारा जो काम है तुम वही देखो, तुम इस गवर्नर जनरल को बिन भास का हर वक्त खुजली मत करो। गवर्नर जनरल जब तक अपने पद पर रहेगा तब तक किसी भी प्रकार की कानून बनाने के लिए या काम करने के लिए तुम्हारे प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा। और तुम बाहरी केस नहीं देखो, बस तुम बंगाल का केस देखो, बंगाल का बस केस देखो, इधर उधर का केस नहीं देखो। और तुम हिंदू को हिंदू लॉ के अनुसार सज़ा सुनाओ और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अनुसार सज़ा सुनाओ। ये क्या करता था, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी अपने ही लॉ के अनुसार सज़ा सुना रहा था, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में भी आक्रोशता बढ़ती जा रही थी कि भाई मेरा कानून है, मेरे कानून के हिसाब से सज़ा सुनाया जाए। ये अंग्रेज़ कौन सा कानून ले आया है, ये छिलल मुर्गा कौन सा कानून लेके आ गया है, गुस्सा चढ़ता था सबको। ये एक्ट 1781 समझ गया, 1773 भी समझ गया। 1773 और 1781, इसके बाद जो है वो 1784 का एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? 1784 का एक्ट आया। 1784 में ब्रिटेन में एक नया युवक प्रधानमंत्री बना था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री जो एक युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट्स बना, और उन्होंने ही 1784 में इस एक्ट को पारित किया, जिसके कारण इसका नाम विलियम पिट्स के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने पारित किया। इस एक्ट के तहत कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की गई। कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की गई। इसमें कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की। द्वैध शासन लगा दिया गया और इसके काम को दो भागों में बांट दिया गया। द्वैध शासन के तहत
द्वैध शासन के तहत इसके कामों को दो भागों में बांट दिया गया। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक का नाम था बोर्ड, इसका फुल फॉर्म अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसका जो काम था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, इनको व्यापार के मामला को देखने का अधिकार दिया कि भैया आप व्यापार को देखें, तुम व्यापार को देखो। और इसको कहा कि तुम जितना भी राजनीतिक काम है, जितना प्रकार का राजनीतिक मामला है वो तुम देखो। तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि जितना भी व्यापार हो रहा है, किससे कितना लेना है, किससे कितना खरीदना है, कौन सा सामान कहाँ से लेना है, कौन सा सामान कहाँ उठा के पटकना है, जो व्यापार वाला क्षेत्र कितना का रेट क्या है, रेट भाव मोल, कौन सामान कहाँ बिकेगा, ये सब काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम संभालो। किसी प्रकार का युद्ध हो गया, किसी प्रकार की राजनीतिक मामला है, किसी प्रकार का एक्ट देखना है कि कौन सा कानून वहाँ से पारित हुआ, कौन सा कानून बनना चाहिए, इस सब काम के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को नियुक्त कर दिया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जी आप इसको देखिए, और इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो काम दे दिया। समझ आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन वैसे भी सभी का थोड़ी होता है, कुछ को होता है, तो कुछ को समझ आ रहा होगा, बाइली को नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। ये जो द्वैध शासन, इसके तहत जो है ब्रिटिशर्स जो है अभी तक जितना भी क्षेत्र जीता हुआ था, ब्रिटिशर्स, इसका मतलब ये नहीं कि रुका हुआ था, ब्रिटिशर्स लगातार इधर बढ़ा रहे थे, इधर बढ़ा रहे थे, इधर क्षेत्र बढ़ा रहे थे, इधर लड़ाई कर रहे थे, लगातार लड़ाई कर ही रहे थे। इसके तहत ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी क्षेत्र को जीती थी उसको अब ब्रिटिशर्स आधिपत्य कहा गया। इसको अब कहा गया कि ये ब्रिटिशर्स का आधिपत्य है इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत कहा गया कि ब्रिटिशर्स का आधिपत्य है। इस एक्ट को लागू होते ही भारत में 1784 में जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ, वारिंग हेस्टिंग्स जो था वो अब कहा हम न रहता, हम इस्तीफा देते हूँ। वो इस्तीफा दे दिया कि हम नहीं रहेंगे, अब तुमको यही एक्ट लाना है, लाओ, हम नहीं रहेंगे। और उन्होंने एक्ट आते ही इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके इंग्लैंड चले गए। 1784 में इस एक्ट को पारित होते ही, लागू होते ही भारत में वारिंग हेस्टिंग्स, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, वारिंग हेस्टिंग्स, ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए और बंगाल इंग्लैंड लौट गए। वारिंग हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौट गए और उस समय एकाएक तत्काल के लिए गवर्नर जनरल्स लॉर्ड जॉन्स मैकफल्स को बैठा दिया गया, तत्काल के लिए उसको बैठा दिया गया। उसके बाद वहाँ से इंग्लैंड से कहा कि भाई किसी को तो भेजना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जाइए, आप ही संभालिए भारत का शासन। कहा हमको जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। जिस प्रकार लोग नेता सब शर्त रखता है, नेता सब पूरा भी करता है। प्यार मोहब्बत और नेता का शर्त कभी पूरा नहीं होता है, इन दोनों में वादे बहुत किए जाते हैं, कभी पूरा नहीं होता है। तो इनका भी जो वादा था, इन्होंने कहा कुछ शर्तें हैं, मान लीजिए, कबूल है। तो इनके तहत भी कहा गया कि 1784 में वारिंग हेस्टिंग के लिए बस, जो 1786 में बस वारिंग हेस्टिंग तो चला गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बस एक्ट आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही ये संशोधन 1784 के अधिनियम में, ये संशोधन 1786 में किया गया था। इसमें दो तीन शर्त थी। पहला शर्त थी कि
भारत का बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल भी हम ही रहेंगे, और वहाँ का सेनापति जो है वो कोई नहीं रहेगा, और सेनापति का भी पद हम ही को चाहिए। ब्रिटिश संसद ने कहा कबूल है, मतलब ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी ये बात। दूसरा शर्त कहा कि हम किसी भी आपातकालीन समय में किसी भी फैसला को रद्द करने की ताकत रखेंगे, इसको भी कहा कबूल है। और तीसरा चीज़ कहा कि हमको वीटो की शक्ति दीजिए, मतलब हम किसी भी चीज़ को कभी भी रोक सकते हैं, मतलब वही है। वीटो जो है लैटिन भाषा है, किसी चीज़ को रोकना जो है ना, उसी को लैटिन भाषा में वीटो कहते हैं। किसी चीज़ को रोकना को लैटिन भाषा में वीटो कहते हैं। समझ आ रहा है? तो 1786 का यही इसी के लिए लाया था। इसमें जो है वीटो की शक्ति अब बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। वीटो मतलब क्या होता है, समझ गया? वीटो मतलब किसी चीज़ को रोकने की शक्ति। किसी भी विधेयक को, कानून जो पारित होने वाला है, कहीं हम युद्ध करना जानना चाहते हैं, लेकिन अगर ये लगा दिया वीटो तो हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। किसी को पीटना है, मतलब कहीं युद्ध करना है, कोई प्रकार का विधेयक पास करना है, तो ये विधेयक अगर ये वीटो लगा देगा तो विधेयक पास नहीं होगा, कोई भी अमेंडमेंट पास नहीं हो सकता। इसके बाद 1793 का एक्ट आया था। इसके बाद जो है वो एक 1793 का एक्ट आया। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें पहली बार कंपनी के एकाधिकार को कम करने का प्रयास किया गया। एकाधिकार मतलब जिस पर आपका अकेला अधिकार रहता है, जैसे कि पत्नी पर पति का अकेला अधिकार रहता है, तो इसी प्रकार इस पर अकेला अधिकार, मतलब कि उस पर कोई और नहीं जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स के पास ऐसा नहीं था कि उसके पास कंपनियां एक ही थी, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को कहा कि तुम जाओ और एशिया में अपना व्यापार करो। उसके पास बहुत सारी कंपनियां थी उस समय, लेकिन सभी कंपनियां कुछ इधर गई थी, कुछ यूरोप में भी काम कर रही थी। 1793 में कहा कि आपके जो ये मोनोपोली है, मतलब एकाधिकार है, ये एकाधिकार को 20 सालों के लिए और बढ़ा दी जाती है। 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। पहली बार कंपनी के एकाधिकार को, मोनोपोली को अब नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। इसी एक्ट के तहत ये जो नियंत्रक लेखा परीक्षण वाला थे, जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नियंत्रण कर रहे थे, इसकी जो है वेतन कहा कि ये जो नियंत्रण बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड, इसकी जो खर्च है वो अब भारतीय राजस्व से दी जाएगी। किससे दी जाएगी? भारतीय राजस्व से। 1793 का एक्ट के तहत दो ही बात ज़्यादा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ बेसिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहला कि इसके एकाधिकार को जो है अब नियंत्रित करने की कोशिश की गई, और इसी के तहत जो है नियंत्रक बोर्ड जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसके अधिकारियों को अब भारत राजस्व से, मतलब भारत का जो कोषाधिकार वाला पैसा है, उसी से अब वेतन दिया जाएगा। इस एक्ट में यही था। समझ गए? समझ तो आ रहा होगा ना? आना तो चाहिए। इसके बाद जो है वो इसी समय 1800 ईस्वी में, मतलब 1813 का एक्ट आएगा।
1813 का चार्टर एक्ट। 1800 ईस्वी में यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अब बहुत मार मारा इस इंग्लैंड वाले को, ढंग से कूटा। नेपोलियन बोनापार्ट जितना भी यूरोप में इसकी कंपनी थी इंग्लैंड की, सभी को मार के भगाया कि तुम लोग इंग्लैंड यूरोप में अब व्यापार नहीं करोगे। तो ये लोग कहा कोई बात नहीं, यूरोप में व्यापार नहीं कर सकते हैं, अफ्रीका चले जाते हैं। अफ्रीका वाले देशों को कह दिया नेपोलियन बोनापार्ट, जो कोई भी इसके साथ व्यापार करेगा नेपोलियन बोनापार्ट उससे खुला युद्ध कर लेगा। तो कोई भी अफ्रीकन कंपनी भी, अफ्रीकन देश भी इसके साथ, इस कंपनी के साथ व्यापार नहीं करना चाहते। इस महाराजा को जाके कह रहे थे कि पैसा तो दे रहे थे हम आपको, अब हम पे संकट आई, कुछ कीजिए महाराज। आप वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले का अधिकार दे दिए, उसको कम कीजिए ताकि हम लोग भी जाके व्यापार करें। तो इंग्लैंड का सरकार का ठीक है, देखते हैं उसमें करेंगे कम, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूरी है। तो इसी के तहत 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। 20 सालों के लिए कहा तो 1793 से क्या हो गया, 1813 आ गया। तो 1793 का 1813 में जो ये एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत कहा गया था, इसके एक्ट के तहत फिर 20 सालों के लिए कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। 20 साल के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया गया, लेकिन आंशिक रूप से इसके इस एकाधिकार का हनन हो चुका था। इसके इस एकाधिकार का हनन हो चुका था। अब ये बस एकाधिकार बस चाय और चीन जो है, चीन देश, चीन चाइना को समझते हैं ना, और चाय तो आप लोग हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ी समझते होंगे। चाय और चीन के साथ एकाधिकार रहने दिया गया। चाय और चीन के साथ, चीन देश के साथ एकाधिकार का कि कोई बात नहीं, तुम चाय और चीन के देश के साथ एकाधिकार करो। मतलब इस चाय और चीन के साथ एकाधिकार को रहने दिया गया। और बाई सभी चीज़ पर कहा कि जाओ तुम लोग भी कंपनी हमसे लाइसेंस लो और लाइसेंस के थ्रू जाओ और हाँ व्यापार करो। बाइली कंपनियों को भी उसका भी अधिक खोल दिया कि जाके कंपनियों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। इसी के तहत, यही 1813 का चार्टर एक्ट के तहत कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने को कहा गया। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान कहा गया। इसी एक्ट के तहत क्या गया, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसी एक्ट के तहत जो है ईसाइयों को, ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई कि जाओ तुम प्रचार प्रसार, मतलब कि तुम अपना धर्म के जाओ प्रचार उचार करो, उधर जाके ईसाई को फैलाओ जगत में। ईसाई को फैलाने के लिए इसको अधिकार दे दिया कि जाओ तुम अपना धर्म प्रचार करो, 1 लाख का शिक्षा पर प्रति वर्ष खर्च, और कंपनी को भी छूट दे दिया, जाओ व्यापार उपार करो। इस एक्ट के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट, यहाँ तक समझ आ गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स जो थे, अब गवर्नर जनरल जो थे ये बंगाल का, अब कहा बंगाल का गवर्नर जनरल ने, पूरे भारत का गवर्नर जनरल,
क्या कर देगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। इस एक्ट के तहत पहला काम किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस समय जो था बंगाल का गवर्नर जनरल और लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वही आदमी का पद नाम बदल के और ये कर दिया गया, और उसी को इस पर से उठा के उस पर से बैठा दिया। इस एक्ट के तहत ये जो एकाधिकार की अति थी कि नहीं, तुम पर मेरा पर्सनल जो है एकाधिकार है, इसको ख़त्म कर दिया गया। इस एकाधिकार को, दिल टूट गया होगा बेचारा का, ब्रेकअप, इसके एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। एकाधिकार को ख़त्म कर दिया। अब कोई भी आ जा सकता है होटल, जैसे लड़कों का दिल, सेम कंडीशन इसका हो गया। क्या बीता होगा इस पर कि हमने ही